नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस में पहला यूनिट है अपना जो है दूरिक समष्टि की परिभाषा एवं उदाहरण, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेस। अब देखिए, सबसे पहले दूरिक समष्टि की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। मैट्रिक, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं दूरी की। दूरी होता क्या है। तो मान लिया कि सपोज ए कोई अरिक्त समुच्चय है। अब एक फलन है डी जो कि परिभाषित है ए क्रॉस ए से ए पर। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है और एक फलन है डी जो परिभाषित है ए क्रॉस ए से ए पर। तब हम इस फलन डी को दूरी के कहते हैं यदि और केवल यदि दूरी के डी निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। अब अभिग्रहित क्या क्या होंगे देखिएगा। पहला अभिग्रहित है डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। सेकेंड अभिग्रहित आपके पास में है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। और तीसरा अभिग्रहित आपके पास में है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। और नंबर 4 अभिग्रहित आपके पास में है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। ठीक है। तो अगर कोई भी फलन डी जो कि ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है, इसको हम दूरी कहते हैं यदि ये फलन डी इन 4 अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। अब एक बार हम इन अभिग्रहितों का मतलब देखते हैं। इनका मतलब क्या होता है देखिए। पहला अभिग्रहित आपने जो कहा है डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 क्या, और यहाँ जो एक्स वाई जेड है ये इस समुच्चय के कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो जो डी एक्स वाई हम लिख रहे हैं, इस डी एक्स वाई का मतलब है इन दो बिंदुओं एक्स और वाई के मध्य की दूरी। डी एक्स वाई का एक्चुअल में मतलब क्या होगा यहाँ पर, बिंदुओं एक्स और वाई के मध्य दूरी। इसीलिए अपन इस फलन डी को क्या कहते हैं, यहाँ पर दूरी कहते हैं। अब इन अभिग्रहित का मतलब क्या होगा देखिएगा। पहला अभिग्रहित हमने कहा है डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी या तो शून्य होगी या फिर धनात्मक होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी धनात्मक होगी। दूसरा जो अभिग्रहित है डी एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि दो बिंदु एक्स और वाई के मध्य की दूरी 0 है। तो दोनों बिंदु x बराबर वाई यानी कि दोनों बिंदु समपाती होंगे। तो अगर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी 0 है तो दोनों बिंदु समपाती होंगे। और इसका कन्वर्स भी सत्य होगा, यानी कि अगर कोई दो बिंदु समपाती हैं तो उनके मध्य की दूरी होगी 0। तीसरा अभिग्रहित आपको कह रहा है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो दूरी होती है, कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो बिंदुओं के क्रम पर निर्भर नहीं करती है। हम चाहे x और y के मध्य की दूरी कहें, चाहे हम y और x के मध्य की दूरी कहें, बात एक ही होती है। तो जो दूरी होती है क्रम पर निर्भर नहीं करती है। चौथा अभिग्रहित आपके पास में है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। यहाँ देखिएगा दो समीकरण हैं एक्चुअल में। एक तो आपके पास में है कि डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। ये रिप्रेजेंट करता है त्रिभुज असमिका को। त्रिभुज असमिका क्या होती है भाई, कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखिएगा ये दो भुजाएं होंगी एक्स जेड और वाई जेड, इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक है। या डी एक्स वाई बराबर भी हो सकता है डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड के। तो जब डी एक्स वाई बराबर है डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड के, तब तीनों बिंदु एक्स वाई जेड होंगे समरेख, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। तो अगर कोई भी फलन डी इन 4 अभिग्रहित को संतुष्ट करता है तो उस फलन डी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो ये तो बात कर रहे हैं हमने दूरी की, लेकिन हम दूरी के नहीं, अब बात कर रहे हैं दूरिक समष्टि की। तो दूरिक समष्टि मैट्रिक स्पेस। तो देखिए दूरिक समष्टि किसको कहेंगे फिर। आपने देखा है ए कोई भी अरिक्त समुच्चय था जिस पर डी एक दूरी के है,
तो फिर ये जो संरचना है एडी, इसको हम कहते हैं दूरिक समष्टि। ठीक है, तो डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे आप दूरी का, इस प्रकार से लिख लेना कि माना ए एक रिक्त समुच्चय है, तब एक फलन डी जो ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है दूरिक कहलाता है यदि और केवल यदि निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। और फिर ये चारों अभिग्रहित आप लोग लिख लेना। तो ये तो हो जाएगा दूरिक का डेफिनेशन। इसके बाद में दूरिक समष्टि का डेफिनेशन लिख लेना। इसमें आप लिख लो कि माना ए एक रिक्त समुच्चय है और डी इस पर परिभाषित एक दूरिक है, तब संरचना एडी को दूरिक समष्टि कहते हैं। ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R तथा निम्न प्रकार से परिभाषित फलन D, फलन D इस प्रकार से परिभाषित है कि D xy बराबर है mod x माइनस y फॉर each of xy belongs to R। तो हमें सिद्ध करना है कि एक दूरिक समष्टि बनाते हैं। देखते हैं, देखिए पहला अभिग्रहित जांच करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो समुच्चय R, ये तो आपके पास है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R आपके पास में है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ इस R पर जो फलन परिभाषित है D xy बराबर है mod x माइनस y के फॉर ईच ऑफ x y बिलोंग्स टू R। तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो R D है एक दूरिक समष्टि है। R D दूरिक समष्टि होने का मतलब जो R है D है ये आपके पास में होना चाहिए एक दूरिक। तो देखते हैं D दूरिक है या नहीं। तो सबसे पहले देख सकते हैं D xy जो है mod x माइनस y के बराबर है। और मोड के लिए हम जानते हैं कि जो mod x माइनस y होता है या तो धनात्मक होता है या शून्य होता है। तो mod x माइनस y ग्रेटर इक्वल 0। mod x माइनस y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब D xy ग्रेटर इक्वल 0। पहला अभिग्रहित हमें मिल गया। दूसरे अभिग्रहित को देखते हैं जिसमें हमें सिद्ध करना है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई होगा। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली। अब डी एक्स वाई बराबर 0 होने का मतलब mod x माइनस वाई बराबर 0 होगा। तो mod x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए यहां यदि और केवल यदि का सिंबल यूज किया हमने, इसका मतलब होगा कि डी एक्स वाई बराबर 0 है तो mod x माइनस वाई बराबर 0 है। और यदि mod x माइनस वाई बराबर 0 है तो फिर डी एक्स वाई बराबर भी 0 होगा। इसलिए दोनों कंडीशन एक साथ हल करते जा रहे हैं हम लोग। यदि और केवल यदि, अब mod x माइनस वाई बराबर 0 होने का मतलब x माइनस वाई भी 0 होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई बराबर 0 होने का मतलब हम जानते हैं कि x इक्वल टू वाई होगा। तो यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई, ये हमें दूसरा अभिग्रहित मिल गया। नंबर थर्ड अभिग्रहित देखते हैं। थर्ड में देखिए हमें सिद्ध करना होता है कि डी एक्स वाई बराबर होगा डी वाई एक्स के। तो डी एक्स वाई बराबर आप देख सकते हैं mod x माइनस वाई है और mod x माइनस वाई को mod y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। mod y माइनस एक्स का मतलब हो जाता है डी वाई एक्स, या हमें तीसरा अभिग्रहित मिलेगा। और नंबर 4 अभिग्रहित अगर हम देखें तो इसके लिए mod x माइनस वाई, इसको देखो हमने z घटा दिया और z जोड़ दिया एक बार। इसके बाद में हम x माइनस जेड को अलग कर देंगे और z माइनस वाई को अलग कर देंगे। ऐसा जब कर देंगे तो अलग अलग करने पर हो जाएगा लेस देन इक्वल है, क्योंकि इस समीकरण हम लोग जानते हैं mod x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन हुआ करता है mod x प्लस mod y से। इस समीकरण का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। x माइनस जेड को अलग कर दीजिएगा, z माइनस वाई को अलग कर दीजिएगा। ऐसा जब कर देंगे तो mod x माइनस जेड प्लस mod z माइनस वाई। mod x माइनस वाई का मतलब डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन mod x माइनस जेड यानी कि डी एक्स जेड और प्लस mod z माइनस वाई यानी कि डी जेड वाई। ये अपने पास में फोर्थ अभिग्रहित आ गया।
चारों विपरीतों को संतुष्ट करता है, इसलिए हम कहेंगे डी दूरी का, इसलिए डी दूरी का है। और डी दूरी का है इसलिए आर डी को हम दूरिक समष्टि कहेंगे, इसलिए आर डी दूरिक समष्टि है, ठीक है ना। और यहां ये जो फलन परिभाषित किया हमने डी एक्स वाई बराबर मोड एक्स माइनस वाई को, तो ये जब भी दूरिक होगा तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य दूरिक, या इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सामान्य दूरिक। तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, माना कि प्रतिचित्रण डी जो कि आर क्रॉस आर से आर पर निम्न प्रकार से परिभाषित है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है यदि एक्स इक्वल टू वाई, और डी एक्स वाई इक्वल टू 1 है यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, फॉर ईच ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो सिद्ध कीजिए आर डी एक दूरिक समष्टि है। देखते हैं, देखिए हमें सिद्ध करना आर डी एक दूरिक समष्टि है। पहली कंडीशन देखते हैं, देखिएगा यहां से इसका फलन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है इसका मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो डी एक्स वाई या तो 0 के बराबर है या फिर डी एक्स वाई 1 के बराबर है। तो देख सकते हैं हम लोग प्रत्येक स्थिति में इसका जो मान है 0 या 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर इक्वल 0, या तो 0 है या 1 है। दूसरा विपरीत हम लोग देखते हैं जो कि आपके पास में है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। देख सकते हैं हम लोग यहां से, जैसे डी एक्स वाई का मान 0 है तो आप देख सकते हैं x बराबर वाई होगा, और हम जैसे ही x बराबर वाई ले लें तो डी एक्स वाई बराबर 0 आएगा, क्योंकि जब x बराबर वाई नहीं होगा तो डी एक्स वाई फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या स्टेटमेंट आपके पास में सत्य है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई है। तीसरा विपरीत हम देखते हैं इसमें, तो डी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखो भाई डी इसमें मैं करना डी एक्स वाई बराबर हो डी वाई एक्स के। तो देखिए यहां पर जो दो संभावनाएं बनती है, पहला तो सपोज कि एक्स और वाई बराबर है। अब अगर एक्स और वाई बराबर होगा तो डी एक्स वाई बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे x और y बराबर है तो दूरी का मान 0 ही रहेगा। अब डी एक्स वाई भी 0 होगा और डी वाई एक्स भी 0 होगा ऐसी कंडीशन में फिर, तो तथा डी वाई एक्स इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, सपोज x और y बराबर नहीं हो यदि x इज नॉट इक्वल टू वाई। ऐसी स्थिति में देखिएगा जब x इज नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई का मान भी 1 ही आएगा और डी वाई एक्स का मान भी 1 ही आएगा। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 1 तथा डी वाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीसरा विपरीत हमने कर दिया। नंबर 4 विपरीत को देखते हैं। अब 4 विपरीत के लिए देखो 3 संभावनाएं अपने पास में बनती है। अब वो 3 संभावनाएं क्या क्या बनती है देखना भाई। यहां पर 3 बिंदु लेंगे हम लोग एक्स वाई जेड। पहली संभावना है कि सपोज एक्स वाई और जेड तीनों बराबर हो। अब एक्स वाई जेड जब तीनों बराबर है तो क्या बनेगा देखो, अब अगर एक्स वाई जेड तीनों बराबर है तो डी एक्स वाई 0 हो जाएगा, डी वाई जेड भी 0 होगा और डी एक्स जेड भी आपके पास में 0 ही होगा, क्योंकि तीनों बिंदु बराबर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है बराबर होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। डी वाई जेड को डी जेड वाई लिख सकते हैं हम लोग, अभी तीसरे विपरीत में देख चुके हैं, बराबर होता है डी एक्स वाई और डी वाई एक्स, तो ये बराबर आ गया। अब दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या संभव हो देखो, इनमें से 3 में से
हो सकता है कोई दो बराबर नहीं हो। जैसे मान लिया कि यदि x और y तो बराबर है लेकिन z इनके बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में देखो dxy तो कितना हो जाएगा 1 dxy, x और y तो बराबर है तो dxy 0 आ जाएगा। y और z बराबर नहीं है तो dyz आपके पास में कितना आ जाएगा फिर 1, और x और z भी बराबर नहीं है इसलिए dxz भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको दोनों को अगर जोड़ लें अपन तो देख सकते हैं आप लोग कि जो dyz प्लस dxz अगर कर दिया जाए तो देखो 1 + 1 2 और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा dxy से। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दिया, ऐसा थोड़ा अच्छा दिखेगा dxz प्लस dzy, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ये ग्रेटर देन हो गया dxy से, ये अपने पास में दूसरी स्थिति होगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या बनेगी। तीसरी कंडीशन है कि सपोज तीनों ही बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। अब देखो dxy तो कितना आएगा, आप यहां से देख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू y है, और जब x और y बराबर नहीं है तो dxy आपके पास में 1 आ जाएगा। y और z बराबर नहीं है इसलिए dyz 1 आ जाएगा। x और z बराबर नहीं है इसलिए dxz 1 आ जाएगा। ये तीनों आपने ज्ञात कर ली। और अब यहां से अगर हम देखें तो dxz प्लस dzy को देखिए क्या बनेगा, ये तो dxz और ये dyz, इसको हम dzy भी कह सकते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसके कंपैरिजन करें dxy से तो ये 1 है, तो 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा dxy से। तीनों स्थितियों को जब मिला के अपन एक ही परिणाम लिखें तो तीनों स्थितियों से परिणाम आपको क्या मिलता है देखिएगा, dxz प्लस dzy। देखो पहली स्थिति में तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं dxy के, दूसरी स्थिति में ग्रेटर देन dxy आ रहा है, और तीसरी स्थिति में ग्रेटर देन dxy आ रहा है। तो तीनों को मिला के लिख दिया तो ग्रेटर इक्वल dxy। यह आपको मिल गया दूरी का चौथा कंडीशन, इसलिए हम कहेंगे यहां d दूरी का, इसलिए d क्या है यहां दूरी का, और d दूरी का इसलिए हम यहां rd को कहेंगे दूरी के समष्टि, इसलिए rd दूरी की समष्टि है, इसलिए rd दूरी के समष्टि है। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C में। C आपको दे दिया गया है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, तो C अपने पास में है यहां सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, और यहाँ एक फलन D है जो कि C × C से R पर परिभाषित है, और ये परिभाषा इस प्रकार से दे दिया गया है कि जो d α β है ये बराबर है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और बराबर लिखा है mod α - β। हमें सिद्ध करना है कि CD एक दूरी की समष्टि है। अब CD को दूरी की समष्टि करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहला कंडीशन d α β को देखिएगा भाई, ये जो d α β है ये आपको दिया हुआ है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या mod α - β। हम जानते हैं रूट हमेशा पॉजिटिव होता है और मोड भी हमेशा पॉजिटिव होता है। जो आप चाहे यहां से देख लीजिए चाहे यहां से देख लीजिएगा, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव कभी नहीं होता, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। इसी प्रकार से मापांक भी हम जानते हैं कि जो मोड हो वो भी या तो 0 ही होता है या फिर पॉजिटिव होता है।
इसलिए डी अल्फा बीटा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर इक्वल जीरो। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो डी अल्फा बीटा बराबर जीरो होगा यदि और केवल यदि अल्फा बराबर हो बीटा के। तो देखते हैं हम लोग डी अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली यहां से इसको ले लेंगे रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यदि और केवल यदि इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा तो बचेगा आपके पास में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्क्वायर धनात्मक होता है और दो धनात्मक संख्याओं का योग कभी जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से x1 माइनस x2 भी जीरो है और y1 माइनस y2 भी जीरो है। तो यदि और केवल यदि x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो तथा y1 माइनस y2 इक्वल टू जीरो, यदि और केवल यदि इसको जीरो होने का मतलब x1 इक्वल टू x2, ये वाला जीरो होने का मतलब y1 इक्वल टू y2। तो x1 इक्वल टू x2 तथा y1 इक्वल टू y2। अब देखिए x1 और x2 बराबर है, y1 और y2 बराबर है यदि और केवल यदि अगर क्रमिक में लिखा जाए तो x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के। क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। यदि और केवल यदि हम देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा का मतलब x1 y1 ही था तो यह अल्फा हो गया, इक्वल टू x2 y2 का मतलब बीटा ही है यहाँ पर, इक्वल टू बीटा। तो हमने देखा कि डी अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि अल्फा इक्वल टू बीटा। अब तीसरी कंडीशन हम करते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन में करना है कि डी अल्फा बीटा बराबर होगा डी बीटा अल्फा के। तो डी अल्फा बीटा इक्वल टू ये आपके पास है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ये जो मोड अल्फा माइनस बीटा है इसको आप लिख सकते हैं मोड बीटा माइनस अल्फा, यानी कि ये बराबर हो गया डी बीटा अल्फा के। तो थर्ड अभिग्रहित भी हमने कर दिया है। नंबर 4 अभिग्रहित देखिएगा। फॉर में सपोज मोड अल्फा माइनस बीटा जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मोड अल्फा माइनस गामा प्लस गामा माइनस बीटा। अल्फा माइनस गामा को अलग कर दीजिए, गामा माइनस बीटा को अलग कर दीजिएगा। जैसे अलग अलग करेंगे, अभी हम सर्वसमीका देखे थे, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल देन मोड अल्फा माइनस गामा प्लस मोड गामा माइनस बीटा। तो मोड अल्फा माइनस बीटा यानी कि ये तो गया डी अल्फा बीटा लेस देन इक्वल देन मोड अल्फा माइनस गामा यानी कि डी अल्फा गामा और प्लस मोड गामा माइनस बीटा यानी कि डी गामा बीटा। तो ये चौथा विपरीत आपके पास में बन गया। चारों विपरीतों को संतुष्ट करता है, इसलिए हम कहेंगे डी दूरी का है, इसलिए डी दूरी का है। डी दूरी के इसलिए हम कहेंगे कि सी डी दूरी की समष्टि है। सी डी दूरी की समष्टि है। अब सी डी दूरी की समष्टि है, इसलिए यहां ये जो दूरी डी है इसको सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में हम इसको कहेंगे सामान्य दूरी। ठीक है ना, यहीं से डी को सी में सामान्य दूरी कहते हैं।